अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी को कम करने के लिए तुर्किया सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। एक वक्त में ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मुज़ाकरात नाकाम हो गए, लेकिन अब तुर्किया की कोशिशों से दोनों ममालिक में फिर से मुज़ाकरात जारी और गुज़श्ता रोज़ होने वाले मुज़ाकरात में जंग बंदी पर इत्तफाक हुआ है, जिसको मस्बत पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। तुर्किया की वजारत खारजा की जानिब से जुमे की सुबह जारी मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि जंग बंदी के निफाज़ तरीक़ाकार पर तफसील 6 नवंबर को इस्तंबुल में होने वाले आला सतह के इजलास में किया जाएगा। मुश्तरका एलामिये के मुताबिक दोनों ममालिक ने जंग बंदी को बरकरार रखने और खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद करने के लिए एक मॉनिटरिंग निज़ाम कायम करने पर भी इत्तफाक किया है। एलामिये के मुताबिक तमाम फरीकैन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अमन के तसलसल को यकीनी बनाने और खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर सज़ा नाफिज करने के लिए निगरानी का एक निज़ाम कायम किया जाएगा। एलामिये में मजीद कहा गया है कि सालिस के तौर पर तुर्किया और कतर दोनों फरीकैन की फ़ाल शमूलियत पर इत्मीनान का इजहार करते हैं और दोनों ममालिक पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए फरीकैन के साथ ताउन जारी रखेंगे। अब 6 नवंबर को इस्तंबुल में मुज़ाकरात के अगले दौर में जंग बंदी के तरीक़ाकार तय करने पर गौर होगा। अब यह वज़ाहिर अच्छी और मस्बत पेशरफ्त है, क्योंकि दोनों ममालिक में जंग होने के इम्कानात वक्ती तौर पर कम हो गए हैं। ताहम इस वक्त पेशरफ्त के बावजूद कई ऐसे पहलू हैं जो इस अमल को गैर यकीनी बनाए हुए हैं। ख़ास तौर पर तालिबान हुकूमत का रवैया और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अब भी बदस्तूर बरकरार हैं और ये हकीकत है कि तालिबान हुकूमत का मुज़ाकरात की मेज़ पर आना दरअसल उसकी मजबूरी को ज़ाहिर करता है। माजी में तालिबान की क़यादत ने हमेशा बराह रास्त बातचीत से गुरेज़ किया और अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम रही, लेकिन हालिया मुज़ाकरात में अफ़गान हुकूमत की लचक इस बात का सबूत है कि उसकी मौजूदा सूरत हाल में किसी न किसी सियासी हल की उसको तलाश है। लेकिन क्योंकि अफ़गानिस्तान को न सिर्फ इक़्तिसादी बहरान और बैनुल अक़वामी तन्हाई का सामना है, बल्कि सरहदी कशीदगी ने उसकी दाखिली सिक्योरिटी पर भी दबाव बढ़ा दिया है। लेकिन इसके बावजूद अफ़गान तालिबान वफ़द का बुनियादी मकसद मुज़ाकरात को तूल देना और अमली पेशरफ्त से गुरेज़ करना है, ताकि वक्त हासिल किया जा सके और अपनी अहमियत को मनवाने की कोशिश की जा सके। यही वजह है कि जंग बंदी पर इत्तफाक तो हो गया है, लेकिन इसके नफाज के तरीक़ाकार पर अफ़गान तालिबान की जानिब से ताख़ीर की पॉलिसी नुमाया नज़र आती है। दर हकीकत अफ़गान हुकूमत बज़ाहिर अपने आप को टफ़ नेगोशिएटर के तौर पर पेश कर रही है। यह हिकमत अमली दरअसल सिफारती तवाज़ुन कायम रखने के लिए, ताकि वो अपने दाखिली हलकों को ये पैगाम दे सके कि काबुल हुकूमत किसी दबाव में नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द तंजीमों खुसूसन TTP के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर अफ़गान तालिबान की खामोशी एक बड़ी रुकावट है। गो कि अफ़गानिस्तान बज़ाहिर अमन की बात कर रहा है, लेकिन वो तहरीरी तौर पर किसी ऐसे माहदे पर दस्तखत करने से गुरेज़ा है जिसमें TTP के खिलाफ कार्रवाई की ज़मानत दी जाए। दरहकीकत अफ़गानिस्तान इस गलत फहमी में मुब्तला था कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर पाकिस्तानी कौम तकसीम है, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम सिविल मिलिट्री हुकूमत एक सफ़े पर नज़र आ रही है। और यही वजह है कि अफ़गान हुकूमत की गलत फहमी अब दूर हो चुकी है और इसीलिए हुकूमत की जानिब से अफ़गानिस्तान के दहशतगर्दों को पनाह देने पर मुसलसल सख्त बयानात के बावजूद अफ़गान हुकूमत का नर्म रवैया और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना इस बात का सबूत है कि अफ़गान हुकूमत को ये समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान अपने मुतालबे से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। और आज एक बार फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साफ अल्फाज में बता दिया है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से मुकम्मल बंद होनी चाहिए। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। दहशतगर्दों को रोके बगैर हमसाया ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं हो सकती। इस वक्त साबिक़ सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये जो जंग बंदी है 6 नवंबर तक के लिए रुकी है, तो इसको जुज़ वक्ती समझा जाएगा? यकीनन कुल वक्ती तो नहीं है, लेकिन ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ज़ाहिर है तुर्किया ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एज अ मीडिएटर और फिर कतर की सहूलतकारी भी इस सारे प्रोसेस के अंदर रही है। आपको क्या लगता है सर, मतलब अभी जो लचक का मुजाहरा उस तरफ से नहीं किया जा रहा, क्या आने वाले दिनों में, क्योंकि पहला दौर फिर दूसरा दौर फिर तीसरा दौर फिर इस्तंबुल की तरफ से ये इसरार किया गया कि फिर बैठना चाहिए, फिर बैठे, तो क्या वजह है जो रोक रही है तालिबान को? देखिए, मैं एक सिफारिशकार हूँ और मैं समझता हूँ कि किसी भी डायलॉग को अच्छे तरीके से आगे ले जाने के लिए माहौल बेहतर कर बनाना जरूरी होता है। यकीनन मसला है, बहुत सख्त मसला है कि हमारी तरफ से जो TTP और BLA का मसला है, ये अफगानिस्तान जो है वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं लोग। लेकिन आखिरी अल्टीमेट सिचुएशन देखें कि ये पाकिस्तान से अफगानिस्तान गए हैं। ये हमारा अपना भी फर्ज बनता है कि हम अपने बॉर्डर्स को इतना मजबूत करें कि ना TTP वाले ना BLA वाले अफगानिस्तान की सरहद पार करके दूसरी तरफ जा सके, इसी तरह वहां से भी ना आ सके। तो हम हमारे पास टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी तो है,
उधर कोई वो नहीं है। जो तालिबान हैं उनके पास ना कोई फौज है, ना कोई टेक्नोलॉजिकल वेपन्स हैं। तो देखना ये है कि माहौल को बेहतर करने के लिए हमें जंग को फ्यूल करना है या जंग के चांसेस को कम करना है। इस वक्त हालात जो है ना आपके खित्ते में बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अभी अभी आपने देख लिया कि अमेरिका ने धड़ाम से एक इंडिया के साथ डिफेंस पैक्ट कर दिया है। ये बिल्कुल वो सिचुएशन है जो 9/11 के बाद हम देख रहे थे। उस वक्त छोटा बुश जो था वो इस किस्म की हरकतें कर रहा था, तो उसने इंडिया के साथ एक न्यूक्लियर डील किया था, मुझे अच्छी तरह याद है। और वो न्यूक्लियर डील जो था वो बुनियादी तौर पर एक जो एनपीटी था उससे हटकर था, उससे वेवर इंडिया को दिया जा रहा था। हमने शोर डाला। बदकिस्मती ये हुई कि हमारे सफीर ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना में वो जो डील था उसको वीटो करवा दिया, क्योंकि वो बहुत अच्छा सफीर था हमारा। और उसने सारे जितने मेंबर थे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के उनको मोबिलाइज करके उसके खिलाफ वोट लगवा दिया। अमेरिका का सदर था जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उसने उसी वक्त फोन किया आपके अपने सदर को, ये यही सदर थे उस वक्त, और उसको कहा कि तुम्हारी ये मजाल कि तुमने मेरा और इंडिया का डील वीटो कर दिया है। अब ये बात सुनते जाइए। तो इसने ये कहा कि आप मुझे 24 घंटे दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और 24 घंटे के अंदर हमारे एम्बेसडर को ये इंस्ट्रक्शन पाकिस्तान से गई थी, अंदर से, इस्लामाबाद से, कि ये तुम वहां पे वियना में जो इंडिया का और अमेरिका का डील हो रहा है उसमें कंसेंसस ज्वाइन करो, उसकी मुखालफत नहीं करना। तो शमशाद और साहब, 24 इसके घंटे ऑप्टिक्स के क्या है? अंदर मतलब देखिए, जिस वक्त में ये डिफेंस पैक्ट हुआ है इंडिया और यूएस के माबैन, तो उस वक्त तो एक इंप्रेशन यही दिया जा रहा था ना कि अभी यूएस बहुत नाराज है इंडिया से, और देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर इट। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर टेंशंस हैं और हमें पता है कि इंडिया सहूलतकारी कर रहा है, तालिबान की पुष्पनाई कर रहा है, और हमारा खुला छुपा जो दुश्मन है वो भी भारत है, छुपा दुश्मन भी भारत है, ऐसे में यूएस की तरफ से ये पैक्ट हो जाना, ये क्या सिंबलाइज करता है सर? यही तो बात है। मैं सिंबलाइज नहीं करता, दिस इज द रियलिटी। आज की दुनिया की रियलिटी है कि थिंग्स आर इन ए फ्लक्स। ऐसी तेजी के साथ हालात बदल रहे हैं। हम जिस तरीके से अपने आप को तसल्ली दे रहे थे कि अमेरिका हमारा दोस्त है, जो कुछ हमने सीन्स देखे हैं, तो हम बहुत बगले बजाते रहे हैं। तो ठीक, बड़ी खुशी थी हमें, बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान, ट्रंप बहुत खुश है हमसे। लेकिन अभी आप देखते जाएं कि ये क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये सब कुछ अनबिलीवेबल है। ये जिस किस्म की बातें हो रही हैं, हम हमारे साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग की बात करते हैं, बात अच्छी करते हैं, वो जो सिनारियोज होते हैं वो पैदा कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी में अमेरिका जो होता है प्रैक्टिकल, वो अमेरिका इंडिया के हक में करता है। अब देखना यही है कि अल्लाह करे ये बात सब जो मैं कह रहा हूँ ये सच ना हो। बस हम हमारे एप्रीहेंशन हैं, लेकिन मैं चूंकि सिफारतकार हूं, मैं जंग के खिलाफ हूं। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी में जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत हैं। इंडिया के होते हुए तालिबान को भी ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो बेहतर ये होगा, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि हमने इंडिया को एक बहुत बड़ी शिकस्त दी है तो अब हम इनको भी मार गिराएंगे, और जिस तरह की आपका डिफेंस मिनिस्टर बातें कर रहा है, तो ये बातें छोड़ दीजिए। असल चीज ये है कि अमन की जरूरत है। ठीक, आपका एम्फेसिस सर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे, सीबीएम्स पे है। अब 6 नवंबर तक की जो मोहलत मिली है सर, उसमें क्या सीबीएम्स हो सकते हैं? इसमें पहले तो यही है कि जो जिस सीबीएम जिस तरीके से हमने वहां पर ये हमें ब्रेक मिला है, तो उस तरह असल बात यह है कि तालिबान के साथ या अफगानिस्तान के साथ बात करके जो इख्तलाफात हैं उनको काबू में लाना पड़ेगा। और भाई, टेररिज्म इज ए माइंडसेट, बस। और वो माइंडसेट होता है डिस्पेयर एंड डिस्पोंडेंसी, कि जब हुक्मरानियत नहीं है किसी मुल्क में, तो वहां एक माहौल पैदा हो जाता है जिससे लोग नाखुश होते हैं, तो अपनी हुकूमत या हुक्मरानियों के खिलाफ वो हथियार उठा लेते हैं। वो हालात पैदा करें जिनसे उनमें ये डिस्पोंडेंसी पैदा हुई है, जिसमें मायूसी पैदा हुई है। और ये देखिए, पूरे खित्ते में हर मुल्क के साथ ये मसाइल हैं, यानी ईरान और चाइना तक अफेक्टेड है, जो उनकी ये सेपरेटिज्म टेंडेंसीज वगैरह होती हैं। इंडिया के साथ भी टेररिज्म है। तो ये नहीं होता कि आप टेररिज्म की बिना पर
हमसायों के साथ लड़ाइयाँ शुरू कर दें। अरे भाई, लड़ाइयों से मसले कभी नहीं हल होते। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, और मैं कम से कम जितना अरसा मैं रहा था, मैंने कभी वो एक हमसे ठीक। खुफिया तौर पर शमशाद साहब, आप देखिए, कारगिल भारत और यूएस के माबैन हम डिफेंस पैक्ट की बात एक ऐसे वक्त में कर रहे हैं कि जिस वक्त हम तालिबान को दोहा पीस एग्रीमेंट याद भी कराते हैं और उनको कहते हैं कि आपने उसमें लिखा था कि आप अपनी ज़रज़मीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और जाहिर है उसमें और भी स्टेक होल्डर्स थे, अमेरिका का बड़ा रोल है। तो जब इंडिया के साथ ये डील हो रही है तो इस जंग बंदी में आपको यूएस का रोल क्या नजर आता है? क्योंकि इंडिया तो नहीं चाहेगा कि किसी तरीके से ये आग बुझ सके, वो तो इसको मजीद भड़काना चाहता है। तो ऐसे में अमेरिका का रोल क्या होगा? देखें, मैं कभी भी किसी मुल्क पे कोई ऐसी वो नहीं करना चाहता। अमेरिका के साथ भी हमें अच्छे ताल्लुकात रखने हैं हर हाल में। ये हमारा कांस्टेंट है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, कि चाइना और अमेरिका के साथ हमने कभी भी अपने ताल्लुकात एक मुल्क के साथ डेवलप नहीं किए एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप विद द अदर। हमने दोनों के साथ रखना है। और ये पाकिस्तान ही था जिसने चाइना को 1971 में उसका असली ग्लोबल मुकाम दिलाया था, ग्लोबल आतांत पैदा किया था। वो निक्सन के कहने पर, निक्सन चलकर लाहौर आया था और या को कहा था कि अपने दोस्त के साथ सुलह कराओ, और हमने किसिंजर का एक खुफिया विजिट बीजिंग का अरेंज करवाया था या ने, और उसके नतीजे में फिर ये हुआ था कि चाइना को एक्सेप्ट कर दिया गया था एज जो मेजर पावर होती है ना, 5 पक्के जो न्यूक्लियर पावर थी दुनिया की, तो सलामती काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन गया था उस वक्त। और उस वक्त से चाइना जो है वो हमेशा पाकिस्तान को खास ख्याल देता है, बिकॉज चाइना जो अपनी उनकी आज की पोजीशन है वो किसी हद तक पाकिस्तान के मशकूर हैं। लेकिन हमने यहाँ मशकूर नहीं, हमारी अपने मफादात भी चाइना के साथ बहुत करीबी तौर पर जुड़े हुए हैं। ये जो क्या है सीपैक वगैरह का, ये बहुत बड़ी एक, इट्स नॉट ए सड़कें बनाने वाला या ब्रिज बनाने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। ये भी एक विजन है, वो कनेक्टिविटी का विजन है। चाइना अपने भी मफादात आगे ले जाने के लिए, दुनिया के साथ बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के रास्ते से वो अफ्रीका तक पहुंच रहा है। तो हमें उस जो कनेक्टिविटी का एक ब्रिज हेड बने हुए हैं, हमें उन चीजों पर फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने हमसायों के साथ लड़ाइयाँ शुरू कर दें। एक वी आर ए न्यूक्लियर, जो कहते हैं ना कि डिफैक्टो न्यूक्लियर पावर हैं, तो हम बढ़ के नहीं मारने की जरूरत है जंगों की। न्यूक्लियर ताकतें ऐसे नहीं करती हैं, हमें आराम से बात करनी चाहिए। और जो भी है, बल्कि मैं तो इस हद तक जाऊंगा कि ये मोदी एक तरफ से चला जाता है तो हमें इंडिया के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करने होंगे, क्योंकि जब तक इंडिया पाकिस्तान अमन से एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, फ्री बॉर्डर्स का जो जाहिर ट्रेंड है, जमाना है, उसकी बात कर रहे हैं, और राइटली पॉइंटेड आउट सर। लास्टली देखिए, आप बहुत बात कर रहे हैं, बिल्कुल सर। लास्टली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाहिर है अफगानिस्तान में भी तालिबान के भी फैक्शंस हैं। एक वो है जो मीडिएशन से मामलात को अक्रॉस द टेबल हल करना चाहते हैं, दूसरे वो है जो रेजिस्टेंस दिखाना चाहते हैं। ये मशवरा तो पाकिस्तान के लिए, तो उस तरफ के लिए भी कोई आप समझते हैं कोई मशवरा है या कोई किरदार अदा कर सकता है? देखें, मैं आपको बताऊं, आपको शायद इल्म नहीं है, 97 में, दिसंबर 97 में, उस समय फॉरेन सेक्रेटरी था, और उस वक्त अफगानिस्तान का मसला पहली दफ़ा हमारे खत्ते में शुरू हुआ था जब तालिबान नमूदार हुए थे 96 में। और वो जाहिर है कि जब सोवियत एम्पायर डिसइंटेग्रेट हो गई थी, तो उसके बाद से फिर अफगानिस्तान में जो मुजाहिदीन थे वो तरह तरह की शक्लों में अपीयर होने शुरू हुए, और उसमें तालिबान अपीयर हुए थे काबुल में। और एक कंधार ग्रुप है, काबुल वाला ग्रुप था, नॉर्दर्न अलायंस का ग्रुप बन गया, उस वक्त भी ग्रुप थे। तो मैं गया था दिसंबर 1997 में कंधार। मेरी कोई 2.5 या 3 घंटे मुलाकात हुई थी मुल्ला उमर के साथ। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ हमारे ISI के डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे, मेरे अपने एडिशनल सेक्रेटरी थे, और मैं 3 रुकनी वफद था। मैंने 2.5 या 3 घंटे, यही मसला था कि आपस में तुम लोग, हमारी तरफ से कोशिश ये थी, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बिलखुसूस भेजा था, नवाज शरीफ ने, कि इनको ये परसुएड करो कि सारे जो धड़े हैं अफगान इकट्ठे होकर करें, बजाय एक दूसरे के खिलाफ लड़ें। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलवेज बीन डूइंग। तो मकसद ये है कि हालात बदलते हुए ये इनको छोड़ नहीं देना चाहिए। हर वक्त बैरूनी हालात की वजह से मुख्तलिफ सिचुएशन पैदा हो जाती है, हमें
दूसरे तरीके आजमा कर कोशिश करते रहना चाहिए। तो उस वक्त जो मैं बात कर रहा था 2.5 घंटे, और मैं बताऊं उस वक्त सीन क्या था मुल्ला उमर कंधार का, सब जमीन पर बैठे थे, उसके 40 से 50 कमांडर थे, किसी की बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, कोई अजीब मुझे फिल्मी सीन नजर आ रहा था। और मुल्ला उमर खुद एक आंख से आरी था, और जिस तरीके से वो बात कर रहा था, मैं बहुत सच्ची बात पूछे, मैं कहता हूं कि जो लीडर्स बनते हैं इन लोगों के, हालांकि वहां ये रियासत या हुक्मरानियत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कमांडरों से निकले थे उस वक्त। तो वो बड़े तरीके से वो नहीं माना कि मैं अगर नॉर्दर्न अलायंस को ये कह दूं कि भी हम अपने हथियार अपने कमांडर वापस बुलाते हैं और तुम आ जाओ, कैसे ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आई नो दैट दे विल ऑलवेज चीट मी। तो असल चीज है ये एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन बात यह है कि हम तालिबान नहीं है, वी आर ए रियासत, हम फर्क है हम में। I have to take a very quick short break here, sir. फॉरेन सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ज़ाहिर CBMs चाहिए दोनों तरफ से, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जब तक नहीं होंगे तब तक कोई भी हल देर पा नहीं हो सकता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता हैं। तहरीक इंसाफ में इस वक्त पार्टी क़यादत का फुकदान है। पार्टी के अंदर पार्टी क़यादत धड़ों में तकसीम हो चुकी है। ऐसे में एक ही पार्टी में कई बयानिए तजादात को मजीद बढ़ा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि तहरीक इंसाफ में पार्टी क़यादत के खला को पुर किया जाए। इस हवाले से वो रहनुमा जिन्होंने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया था, पहले भी मुतहर्रिक नज़र आए और अब एक बार फिर वही चेहरे फिर से मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आज PTI के मरकज़ी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को चेकअप के लिए पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी से इमरान इस्माइल, मौलवी महमूद और फवाद चौधरी साहब ने मुलाकात की, और PTI रहनुमाओं की इस मुलाकात में मौजूदा सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब दिलचस्प बात यह है कि आज से चंद बरस कबल यही रहनुमा यानी फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, मौलवी महमूद शाह महमूद कुरैशी से जेल में मुलाकात करने गए थे, जिसके बाद मुख्तलिफ कयास राइयों ने जन्म लिया था और सियासी हलकों में ये चहमगोइयाँ भी हो रही थी कि शायद तीनों रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को आगे लाना चाहते हैं और पार्टी की कमान उनके सपोर्ट करने के ख्वाहिशमंद हैं। जिसके बाद माइनस बानी PTI की बाज़गश सुनाई देने लगी और इसके बाद शाह महमूद कुरैशी के वीडियो बयानात भी मीडिया पर नशर होने लगे, जिसके बाद इस तासुर को मज़ीद तक़वियत मिलने लगी। अब एक बार फिर शाह महमूद कुरैशी की फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी के साथ मुलाकात को मानी खेज समझा जा रहा है, और ये भी हकीकत है कि शाह महमूद कुरैशी की तकरीबन तमाम केसेस में रिहाई उनको मिल चुकी है और वो किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकते हैं। और अगर उनको रिहाई मिल जाती है तो ऐन मुमकिन है कि वो पार्टी की कमान संभालें, और वैसे भी उनका रवैया प्रो इस्टाब्लिशमेंट रहा है। ऐसे में ताकतवर हलकों को भी उनकी पार्टी को लीड करने पर एतराज़ नहीं होगा। बहरहाल ये तासुर उभर रहा है कि फवाद चौधरी और उनके साथी रहनुमा पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए सरगर्म है और वो शाह महमूद कुरैशी को पार्टी की फ्रंट सीट पर बिठाना भी चाहते हैं। और इस तासुर को इसलिए तक़वियत मिल रही है क्योंकि फवाद चौधरी पार्टी की मौजूदा क़यादत को नाबालिग करार देते हुए सुहेल आफरीदी को ये मशवरा दे रहे हैं कि सुहेल आफरीदी को जेल में शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर कैद रहनुमाओं से मुलाकात करें, वो उन्हें मस्बत मशवरा देंगे। अब आपकी तरफ से भी अभी तक सिर्फ अडयाला आना जाना हम देख रहे हैं। आप लाहौर आए, कोट लखपत जेल जाएं, शाह महमूद कुरैशी से, इजहार चौधरी साहब से, महमूद रशीद से, डॉक्टर यास्मीन राशिद से, उमर चीमा से, इनसे मशवरा लें। ये आपको कोई अकल की बात बताएंगे। आपकी जो इस वक्त की लीडरशिप है वो सियासी तौर पर नाबालिग है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नई काबीना मिल गई है और आज KP में शामिल इन जो कैबिनेट में हुए उनमें 10 वज़रा ने हल्फ उठा लिया और गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया है। सूबाई वज़रा में मीना खान, फजल शकूर, आफ्ताब आलम, फैसल तरक्की, इसी तरह आकिबुल्ला अरशद, अयूब खान, अमजद अली, खलीकुर रहमान, रियाज खान और फ़खर जहान शामिल हैं। इस 13 रुकनी कैबिनेट में 10 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल है। और कुछ चेहरे वो हैं जो पुरानी कैबिनेट में भी थे, जिसमें सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने के बाद ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि अली अमीन गंडापुर के जो कैबिनेट के लोग हैं वो डिस्टेंस कर दिए जाएंगे, उनकी वज़रा की जगह नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। लेकिन जब कैबिनेट का ऐलान हुआ, अनाउंसमेंट हुई, तो मालूम हुआ कि सिर्फ चंद नए नामों के साथ ज़्यादातर वही पुराने नाम हैं जो अली अमीन गंडापुर की कैबिनेट में भी शामिल थे। जैसे कि वज़ीर आला हाउस के मुताबिक सूबे की नई काबीना में मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब खान, अमजद अली, आफ्ताब आलम खान, फजल शकूर खान, खलीकुर रहमान, रियाज खान, सैयद फ़खर जहान, आकिबुल्ला खान और फैसल खान शामिल हैं, जो पहले भी गंडापुर साहब की कैबिनेट का हिस्सा थे। यानी सुहेल आफरीदी ने अपनी कैबिनेट में ज़्यादातर मुंतखब अरकान को तरजीह दी है, जबकि सिर्फ मुज़म्मिल असलम गैर मुंतखब रुकन है। जबकि ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि सुहेल आफरीदी अपनी कैबिनेट में ज़्यादातर गैर मुंतखब अरकान को शामिल करने वाले हैं और मुमकिन है
ऐसा हो भी जाता, लेकिन जिस तरह पार्टी के अंदर तकसीम मौजूद है, ऐसे में अगर सुहेल आफरीदी गैर मुंतखब अफराद को अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाते तो ऐन मुमकिन होता कि उन्हें अपने अरकान असम्बली का वो एतमाद हासिल नहीं होता और सूबाई हुकूमत में इंतशार की कैफियत मज़ीद बढ़ जाती और आने वाले वक्त में खैबर पख्तूनख्वा में फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन जाता। ताम ये KP की सिचुएशन है, लेकिन फ्राम विद इन द PTI भी जो धड़े हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI से मुलाकात के मौका पर 2 तरह की फहरिस्तें आना भी एक तज़ाद है जो ज़ाहिर होता है, बड़ा एविडेंट है, बड़ा विजिबल है। बहरहाल आज की जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो PKLI में शाह महमूद कुरैशी साहब की आमद और उनसे कुछ रहनुमाओं की मुलाकात है। क्या इसमें कोई इशारा है आने वाले दिनों में शाह महमूद कुरैशी साहब सामने आ सकते हैं? क्या कोई इस तरह का इशारा मिल रहा है कि माइनस बानी PTI होने जा रहा है, जिसके बाद कोई नई क़यादत सामने आएगी? क्योंकि फवाद चौधरी साहब का जो मशवरा है सुहेल आफरीदी के लिए वो भी यही है और लगता भी कुछ ऐसा ही है कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, जिसको वो नाबालिग कह रहे हैं, वो फ़ैसले लेने में ख़ुद मुख्तार नहीं है। वो वहाँ पे फ़ैसला साजी का फुकदान नज़र आता। चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फैसल चौधरी साहब, सबसे पहले तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब से 3 अहम रहनुमाओं की मुलाकात हुई, फैसल चौधरी, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल साहब। तो क्या शाह महमूद कुरैशी साहब आपको लगता है कि आने वाले दिनों में रिलीज़ होके को पार्टी की कमान संभालने वाले कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं इस मुलाकात से? देखिए, ये बेसिकली तो शाह साहब की तीमारदारी की मुलाकात थी और उनकी सेहत के बारे में, क्योंकि पुराने कुलीग हैं तो लोग मिले हैं। एक बात आपने इब्तिदाई में आपने कही, तो मैं ये बात आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह दूं कि माइनस इमरान खान का कोई फार्मूला ना है, ना होगा, ना कामयाब हो सकता है। ये तमाम जो पुराने अकाबरीन हैं PTI के, वो ये समझते हैं कि जो PTI के मौजूदा लोगों की जो आपस में चपकलिश है, ये जो सूरत हाल हुई हुई है, उसका नुकसान सिर्फ इमरान खान साहब और उनकी फैमिली को हो रहा है और इमरान खान साहब की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और वो इस चीज़ के हामी है। आज सिर्फ उनसे मुलाकात नहीं हुई, बल्कि जो रिजाज साहब से भी हुई है, असद उमर साहब की भी वो कोट लखपत जेल में जब ये 9 मई के ट्रायल थे, उस दौरान काफ़ी रहनुमा एक दूसरे से मिले हैं और ये बात सब ने एग्री किया है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत नजर आ रही है उससे इमरान खान साहब की मुश्किलात में इजाफा जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है और उनकी रिहाई के इम्कानात जो है मादूम होते जा रहे हैं डे बाय डे। तो इसके लिए अगर कोई संजीदा कोशिश करता है, इक़्तिदार का लालच किसी को भी नहीं है, ना ही कोई किसी को रिप्लेस करना चाह रहा है, ना ही कोई रिप्लेस करेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की कॉल है। एट द एंड अगर वो बाहर आते हैं। लेकिन फैसल चौधरी साहब, ये मुलाकात तो पहले से जो असीर रहनुमा PTI के उनसे हुई है, जो पहले ही अपनी रिहाई के लिए सरकर्दा है, वो बानी PTI को रिलीज कराने में क्या कर सकता? देखिए गुज़रारी, पहली बात तो ये है कि ये जो महमूद साहब हैं, ये दूसरे हैं, ये तो बात है कि ये एक पार्टी का फेस तो है नहीं है। चौधरी जाज साहब, यासमीन राशिद साहब हैं, महमूद रशीद साहब, चीमा साहब और शाह साहब पार्टी के फेसेस हैं और पार्टी फेसेस को जो है, जो अभी क़यादत है, जिस तरह से आलिया हमजा के साथ ज्यादती की जा रही है, ठीक है ना, वो भी पुरानी PTI की वर्कर है। तो ये लोग जो है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश करना चाहते हैं। सर ये लोग तो पहले भी खत लिख के मशवरा दे चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी, फिर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर चीमा साहब, एजाज, ये खत लिख के भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत को मशवरा दे चुके हैं, लेकिन उनके ख़त को लगता है कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, कोई वक़्त नहीं है उनकी ख़तों किताबत की। क़यादत के बस की बात नहीं है। साबित ये हो रहा है कि लोगों को अपने तक कोशिश करनी पड़ेगी। मेरी बात हुई है तीनों हजरात से मुलाकात के बाद, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के हमारे पर बड़े बेशुमार एहसानात हैं और अगर हम कुछ कर सकें तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब बाहर आए, चपके नशे कम हो, क्योंकि पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए इमरान खान भी लाज़िम मलज़ूम है अपनी, वो अगर मुल्क को किसी डगर पे चलाना है तो फिर ये फासले तो कम करने होंगे ना जी। तो इन फासलों को बढ़ाने की बजाय कम करने की जरूरत है
और इस पे सब एग्री भी करते हैं, पुराने दोस्त भी हमारे जो है। फैसल साहब, ये वो भी बात agree आपकी करते दुरुस्त है और जाहिर है साहिब राय है जो आप दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त लगता ही है ना कि पीटीआई का बेस कैंप केपीके में है और वहाँ पे जो क़यादत की तब्दीली हुई है, सुहेल अफरीदी साहब को मैदान में उतारा गया, वो इसीलिए हुई कि वो अली अमीन गंडापुर साहब की पॉलिसीज़, क्योंकि दे वर वेरी मच इन लाइन विद फेडरल गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट, तो ये कुछ मुख्तलिफ करेंगे। तो लेकिन वहाँ पे भी क्लियर इंडिकेशन हो गई कल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जो कबाइली माहिदीन और जिरगे से मुलाकात हुई है, तो इस्टेब्लिशमेंट रियासत तो जाहिर है वो तो ऑपरेशन और उसके ऊपर वो आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा भी है कि वो चाहते हैं कि मिलकर जो है हम दहशतगर्दी का मुकाबला करें। तो क्या वो क़यादत जो बेस कैंप केपी का है, क्या वो मुहाज़रा ही कम करने का इरादा रखता है? वहाँ पे कोई आपको सिम्टम्स, कोई ख्वाहिश, कोई इरादा नज़र आता है? वहाँ जरा के ख्वाहिशमंद तो नहीं है, लेकिन एक वहाँ पे जो ग्राउंड लेवल जो सिचुएशन इस वक्त है वो है रान साहब कि वहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा इस वक्त ऑपरेशन की वजह से उन पे शकी हैं। तो बेहतर ये है कि आप स्टेक होल्डर्स को बिठा के साथ ले जाके, अगर अवाम उनके आपके साथ मिलती है, आपने ऑपरेशन करना है 100 दफा करें, लेकिन अवाम को साथ मिला के ऑपरेशन करेंगे तो आपकी कुव्वत में इजाफा होगा, आपके इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। ज़ाहिर है कितने दहशत गर्द होंगे अगर लोकल हमारे लोग जो है जो कि शिकार है जुल्म का, और जो फौज पाकिस्तान के लोग हैं, ये हमारे अफसर हैं, जवान हैं, पुलिस के अफसर और जवान हैं, एफसी के हैं, आम लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उनके किसी का शौहर, किसी का बाप, किसी का भाई। जी फैसल साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। इसी सिलसिले की एक कड़ी नहीं है, गुज़श्ता रोज़ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कबाइली माहिदीन और उनके जरगे से मुलाकात की है, तो ये वही लोग हैं जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, आवाम को रिप्रेजेंट करता है। मैं नहीं आ रही, देखें वहाँ पे जितने लोग हैं स्टेक होल्डर तो अफरीदी भी है, वहाँ पे जो खैबर में जो अजला के लोग हैं वो तो वहाँ पे भी आप किसी को मिले किसी को नहीं मिले ये बात नहीं होनी चाहिए, सबसे मिले। वो लोग जो हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी जो हैं वो आपके मौक़िफ़ की हमायती नहीं है। आप काइंडली इसको जरा समझने की कोशिश करें, ये मजाक की बात थोड़ी है। आप संजीदा ऑपरेशन तब कर सकते हैं जब सियासी तौर पे भी लोग आपके साथ हों। आप ये तो नहीं कर सकते कि जिस आबादी में, जिस सूबे में आपने ऑपरेशन करना है, वहाँ की जो लीडरशिप है या वहाँ के जो लोग हैं, अगर वो मुतमईन नहीं होंगे तो फिर जाहिर है इसके वो नताइज नहीं निकलेंगे। तासुर ये ना कि सियासी लोग तो सिर्फ सियासत करना चाहते हैं, ये गलत बात है ना। यही बात है, आप देखिए ना कि आप सियासी लोगों पे अभी आपने कितने पख्तून जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको आप मुख्य पार्टियों के 5-4 बंदों को बुला लें आप अपने शो में, ठीक है, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि वहाँ की क्या राय है, आपको वो राय दे देंगे। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की, आपको लेकिन वहाँ पे जो शोधा है उनकी कंपनसेशन के लिए कुछ चीज हो सकती है, तो और चीजें हो सकती है, तो मिल के ही चलना पड़ेगा। ये पिक एंड चूज करने से तो सर मुश्किल होगी ना। तो फैसल साहब, आपको नहीं लगता कि केपी की क़यादत को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी उनको भी कम से कम अपने एंड पे, ताकि ये जो गैप है उसको ब्रिज किया जा सके? मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा तो जो फ्लेक्सिबिलिटी करने की जरूरत है वो एस्टेब्लिशमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को है, और मुलाकातों पे पाबंदी और ये जो सारे मामलात हैं इन पे भी वो थोड़ा सा पीछे हटे। केपी की हुकूमत वैसे पीछे हट गई, बहुत शुक्रिया, वो बिल्कुल टसल नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डकी भाई केस में अहम पेशरफ सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डकी भाई से रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार एनसीसीआई के 6 अफसरान से 4,25,48,000 रुपये रिकवर कर लिए गए हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासों की भी तहकीकात शुरू हो गई हैं और आज रिश्वत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार एनसीसीआई के 6 अफसरान को ज़िला कचहरी अदालत लाहौर में पेश कर दिया गया है। FIA ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर उन्हें पेश किया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने इस केस की समाअत की। मुल्ज़िमान की जानिब से राना मारूफ और फारूक बाजवा एडवोकेट अदालत में पेश हुए। एडवोकेट मुनीर भट्टी ने अदालत को बताया कि असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने डकी भाई के $3,420 अपने अकाउंट्स में बाइनांस डिजिटल प्लेटफॉर्म के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, लेकिन एक भी ट्रांजैक्शन का सबूत उनके पास नहीं है। इस केस की सोशल मीडिया पर हाइप बना दी गई। जिस केस की हाइप बनती है उसका फेयर ट्रायल नहीं होता। जिस केस में वज़ीर आज़म, CM, चीफ जस्टिस, IG पंजाब नोटिस लेते हैं, उस केस का भी फेयर ट्रायल नहीं होता। एडवोकेट मुनीर भट्टी का इस मौके पर कहना था कि मुल्ज़िमान कॉल सेंटर से माहाना लेते थे, लेकिन इनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। कहा गया कि सब डकी भाई को रिलीफ देने के लिए किया गया। हमें बताया जाए डकी भाई को अभी तक कहाँ रिलीफ मिला है। समाअत के दौरान
FIU हुक्काम ने बताया कि मुल्जिमान से रिश्वत के 4,25,48,00,000 रुपये रिकवर कर लिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक FIU हुक्काम ने मुल्जिमान से की गई तफ्तीश की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है, जिसमें बताया गया कि मुल्जिम अली रजा से 70 लाख रुपये रिकवर किए गए हैं, मुल्जिम जवार से 9 लाख, यासिर गुज्जर से 19 लाख, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज से 36,48,000 रुपये, जबकि एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज से 1,25,48,000 रुपये रिकवर किए गए हैं। FIU हुक्काम का अदालत में मजीद कह रहा था कि NCCI के इन गिरफ्तार अफसरान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। तफ्तीशी अफसर का अदालत में कहना था कि ये तमाम लोग ट्रेंड लोग हैं, इसलिए उनसे तफ्तीश करना थोड़ा मुश्किल है। जिन केसेस पर ये तफ्तीश कर रहे थे हमने उनकी तफसीलात इकट्ठी करनी है, तमाम मुल्जिमान के असासाजात चेक करने हैं। अदालत ने वकला और तफ्तीशी अफसर के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। अब अदालत का आइंदा फैसला इसकी समत मुतय्यन करेगा कि केस किस तरफ जाता है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक डिजिटल स्कैम और इससे बचने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान में बढ़ती हुई डिजिटल बैंकिंग ने जहां सहूलत पैदा की है, वहीं जराइम पेशा अफराद के लिए नए रास्ते भी खोल दिए हैं। हालिया दिनों में बैंक्स और माहिरीन ने शहरियों को ATM कैश ट्रांजैक्शंस और ट्रैपिंग के नाम से एक नए और ख़तरनाक फ्रॉड से खबरदार किया। ये वो तरीका है जिसके ज़रिए साइबर क्रिमिनल शहरियों की रकम ATM मशीन से ही चुरा लेते हैं, और ज़्यादातर लोग ये समझ बैठते हैं कि मशीन में टेक्निकल कोई इशू है, एरर है, ख़राबी है। ये फ्रॉड आम तौर पर कुछ इस तरह से होता है कि मुल्जिमान ATM मशीन के कैश निकलने वाले हिस्से में एक ख़ास डिवाइस या ग्लू ट्रैप नस्ब कर देते हैं। ये डिवाइस रकम को बाहर आने से रोकती है और यूँ सारिफ को महसूस होता है कि मशीन ने काम करना बंद कर दिया है। जब मुतासरा शख्स मायूस होकर चला जाता है तो स्कैमर्स वापस आकर फंसे हुए पैसे निकाल लेते हैं। इस तरीके में आम तौर पर दो तरह के आलात इस्तेमाल होते हैं। एक वो जो आंखों से नज़र आ जाते हैं और ये असल स्लॉट से इस कदर मुश्तरक होते हैं कि आम सारे फ़र्क नहीं कर पाता, और दूसरे वो आलात होते हैं जो ATM के अंदर छुपे हुए होते हैं और जिन्हें देखना तकरीबन नामुमकिन होता है। ये वारदात सिर्फ सादा फ्रॉड नहीं बल्कि जदीद साइबर क्राइम की एक शक्ल है, जहाँ टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से आम सारिफीन को निशाना बनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये तरीकाकार बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में जहाँ ATMs का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। एक वजह यह भी है कि ज़्यादातर सारिफीन ATM इस्तेमाल करते वक्त मशीन को गौर से नहीं देखते, ना ही वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि स्लॉट या शटर अपनी जगह से हिल तो नहीं रहा, क्योंकि इसी लापरवाही से मुल्ज़िम फ़ायदा उठाते हैं। और माहिरीन का कहना है कि अगर शहरी मामूली एहतियात कर लें तो ऐसे फ्रॉड से बचा जा सकता है। जैसा कि सबसे पहले ATM इस्तेमाल करने से कबल इसके कार्ड, स्लॉट, फिर कैश आउटलेट और फिर कीपैड को बगौर चेक किया जाए। अगर कोई चीज़ ढीली या गैर मामूली या नहीं लगे तो फ़ौरन मशीन का इस्तेमाल रोक देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कैमरा डिवाइस हो सकती है जो नंबर टाइप करते हुए उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे आपका पिन चोरी हो सकता है। कोई स्किमिंग मशीन लगी हुई हो सकती है जिससे आपका कैश जो है आपके हाथों से, आपकी जेबों से निकल सकता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे। आपसे मुलाकात अगले हफ्ते। अपने रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।